आज की यह कहानी सिर्फ 13 साल की लड़की की है। जी हाँ, सिर्फ 13 साल की, जिसे एक ही समय में कई लड़कों से मोहब्बत हो जाती है, या यह कह लो कि लड़कों और आशिकी का चस्का लग जाता है। चस्का भी इतना खतरनाक लेवल का जो उसकी दर्दनाक मौत का कारण बनता है। मगर कहानी शुरू करने से पहले बता दूं कि यह वीडियो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए है, और साथ ही यह भी बता दूं कि ये नया चैनल मैंने खोला है जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, ताकि अगली आने वाली वीडियो में मैं आपके उस कमेंट के साथ आपका प्यारा सा नाम भी बता सकूं। तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को समझने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत की। इस सोनीपत में एक थाना है, राय थाना, और इसी राय थाने के अधिकारियों ने यह केस अपने हाथों में लिया। पर इस केस को अच्छे से समझने के लिए आपको 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। हरियाणा के सोनीपत से निकालकर मैं आपको मध्य प्रदेश में ले जाऊंगा, जहां एक गांव है जिसका नाम है टीकमगढ़। इस टीकमगढ़ में गंगाराम नामक एक आदमी रहता था, जिसने शोभा नाम की एक औरत से शादी की। शोभा की पहले भी शादी हुई थी। उस शादी से उसे एक लड़की हुई थी, पर शोभा का पहला पति मर जाता है। गंगाराम से शादी होने के बाद शोभा अपनी बेटी को लेके उसके साथ रहने लगती है। फिर गंगाराम से भी उसे 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक 4 साल की बेटी आस्था और एक 5 साल का बेटा ऋतिक। इस परिवार में अब कुल 5 लोग शामिल हो गए थे। शोभा के पहले पति की बेटी और दूसरा पति गंगाराम, फिर उनके भी अपने 2 बच्चे। और गंगाराम ने सोचा टीकमगढ़ में कुछ खास आमदनी नहीं है, तो हम हरियाणा के सोनीपत में जाके ही कुछ काम धंधा करेंगे, और वो सोनीपत आ गए। शोभा के पहले पति से हुई बड़ी बेटी, जिसका नाम नीतू था, वो अभी मात्र 13 साल की उम्र में चल रही थी। अब आप अपना सारा ध्यान इस लड़की नीतू पर बनाए रखना। जब ये परिवार 2021 में सोनीपत हरियाणा आया था, तो पिता गंगाराम और मां शोभा ने अपनी बड़ी बेटी नीतू को वहीं टीकमगढ़ गांव में छोड़ दिया था, ताकि वो दादा दादी की सेवा कर सके और वहां पे कुछ हाथ पांव बटा सके। सोनीपत आने के बाद 2023 तक जब सब कुछ अच्छा चलने लगा, तो शोभा को लगा कि बड़ी बेटी को भी यहाँ बुला लेते हैं, वो घर भी संभाल लेगी और अपने छोटे भाई बहन की देखभाल भी कर लेगी, और यहीं फिर उसकी पढ़ाई लिखाई का भी देख लेंगे। नीतू के सोनीपत आने के बाद उसका दाखिला पास के ही एक स्कूल में करा दिया जाता है। सुबह उठकर नाश्ता वगैरह बनाकर वो स्कूल जाती है, वापस आके बाकी सारी चीजें करती है। सब कुछ एकदम चकाचक चल रहा था। अप्रैल का महीना आते ही जब नीतू कक्षा 6 से पास होकर कक्षा 7 में आती है, नीतू पापा से बोलती है कि मुझे नई किताबें लेनी है, मुझे पैसे दे दो या फिर आप मेरी किताबें खुद ही ले आओ। गंगाराम, जो कि उसका बाप था, वो कहता है नीतू को, काम से वापस आता हूँ लेके शायद आ जाऊंगा, वरना तुम्हारी माँ को बोल देता हूँ, वो लेके आ जाएगी। गंगाराम, जो कि एक राजमिस्त्री था, राजमिस्त्री यानी कि जो घर मकान वगैरह बनाते हैं, ठेकेदार भी उन्हें कह सकते हैं आप, और उसकी पत्नी भी उसी काम में उसका हाथ बटाती थी, यानी कि वो उस काम में उसकी हेल्पर थी। इतना बोलने के बाद दोनों काम पे चले जाते हैं। शोभा काम खत्म करके दोपहर में ही वापस आ जाती है। घर आते ही वो देखती है कि दोनों बच्चे मौजूद हैं, पर बड़ी बेटी नीतू नहीं दिखाई दे रही। पूरा घर देखने के बाद नीतू नीतू आवाज मारती हुई वो छत पे जाती है। वहां जो उसे दिखता है, उसे देखते ही वो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी चिल्लाहट सुन के मकान मालिक भी ऊपर आता है, और जब वो भी वो दृश्य देखता है जो उसने छत पे देखा था शोभा ने, तो उसकी वो दृश्य देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस जगह पर नीतू अपने उल्टे मुंह यानी कि पेट के बल उल्टी पड़ी हुई थी, बेहोशी की अवस्था में और एकदम बेजान हालत में। बाकी के भी सारे लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, और सब लोग मिलकर नीतू को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और वहां डॉक्टर बताते हैं नीतू तो मर चुकी है। नीतू की माँ शोभा चीख चीख कर रोने लगती है और बोलती है, अभी अच्छी भली लड़की छोड़ के गई थी घर पे, अचानक से कैसे मर गई। गंगाराम भी अपना सारा काम छोड़कर भाग भाग कर हॉस्पिटल आ जाता है, और नीतू की लाश देखकर पागल सा हो जाता है। भीड़ जो वहाँ खड़ी थी, उसी में से कोई एक बंदा पुलिस को कॉल कर देता है। तुरंत ही पुलिस भी वहाँ पे मौके पर मौजूद हो जाती है। पुलिस मौके की नजाकत देखते हुए तुरंत ही डॉक्टर से ही पूछने लगती है कि बताइए जनाब, इस लड़की को आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जनाब, ये जो लड़की है, इसे इसके परिवार वाले और ये साथ में जो लोग हैं, ये सब इसे यहाँ पे इस हॉस्पिटल में लेके आए हैं।
जब मैंने लड़की को चेक किया तो लड़की मर चुकी थी, यानी कि इसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। लेकिन कि ये जो लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इसमें से किसी ने भी इसकी नब्ज वगैरह चेक नहीं करी, क्योंकि जब कोई मरता है तो जाहिर सी बात है जब उसकी नाक पे हाथ लगाते हैं या उसका मरा हुआ बंदा अलग ही पता चल जाता है, जो कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इन्होंने देखा नहीं देखा, लेकिन डायरेक्ट ही यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आ गए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इन्हें बता दिया कि ये जो लड़की है ये मर चुकी है कुछ घंटे पहले ही। यह सब सुनने के बाद पुलिस गंगाराम और शोभा से पूछने की कोशिश करती है कि कुछ तो बताइए, बात क्या है, पर वो बस रोए जा रहे थे। वहाँ खड़ी भीड़ उन्हें हिम्मत दे रही थी, पर वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर पुलिस ने कहा, आप बता दोगे तो अच्छी बात है, वरना हमें अपने हिसाब से छानबीन और कार्रवाई करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही गंगाराम और शोभा ने तुरंत एकदम साथ में बोला कि नहीं नहीं जनाब, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं चाहिए, कुछ भी मत करिएगा। हमारी बेटी मर गई, हम समझ गए कि मर गई है, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। हमारे 2 बच्चे और हैं, अभी इस दुख की पीड़ा से गुजर रहे हैं, हमें आगे इन चक्करों में नहीं पड़ना। हम भगा दौड़ी करेंगे इतना ज़्यादा तो हमारे 2 बच्चों का क्या होगा, हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। यह सब सुनने के बाद पुलिस ने कहा, ठीक है, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा बोल ही रहे हैं कि आपको कोई भी कार्रवाई नहीं चाहिए, तो कृपया आप हमें यही बात लिखित में दीजिए कि पुलिस आई थी, मौके पर तुरंत मौजूद हुई थी, पुलिस हॉस्पिटल में भी आई है, पुलिस ने हमसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन हम खुद से बोलना चाहते हैं अपनी मर्जी से कि हमें कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं चाहिए, ताकि कल को कोई भी इंसान हमारे पे ये ब्लेम ना कर सके कि भाई पुलिस तो पहुंची थी लेकिन पुलिस वाले नल्ले निकले। तो ऐसा वो हमें ना बोल पाए, तो आप हमें लिखित में दीजिए और उसके साथ आप दोनों माता पिता साइन भी कीजिए, हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन बाद में अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, आपको एक नई कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। इतना सुनने के बाद ही दोनों माता पिता फटाफट से टूटी फूटी राइटिंग में लफ्जों के अनुसार पूछ पूछ के या किसी सहायता लेकर एक लेटर लिखने लगे और साथ ही साथ वो अपने सिग्नेचर भी करने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का, यकीन मानिए, इस केस का पूरा रुख ही बदल के रख दिया। अगर ये चीज नहीं होती तो शायद आज मैं इस केस के ऊपर ये वीडियो नहीं बना रहा होता। तो हुआ कुछ ऐसा, जिस डॉक्टर ने वहाँ पे चेक किया था और बताया था पुलिस को कि मैंने जब लड़की को चेक किया है तो ये जो नीतू नाम की लड़की है मरी घोषित हो गई है, मेरे अकॉर्डिंगली ये मर चुकी है कुछ घंटे पहले। उसी के साथ साथ वहाँ पे एक बहुत सीनियर डॉक्टर मौजूद था। जब उसने लड़की की हालत चेक करी, उसने जब देखा कि यार लड़की को मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी जो ये मौत है ये नेचुरल मौत नहीं है, यानी कि इसका मर्डर किया गया है और इसके साथ हो सकता है कि दुष्कर्म वाला काम यानी कि रेप वगैरह भी किया गया हो सकता है, ऐसा उसका मानना था। वही चीज आके उनने वहाँ के जो सीनियर पुलिस अधिकारी थे उनको बताया कि सर मैं बहुत साल से इस चीज में हैंडल कर चुका हूँ, बहुत केसेस मैंने हैंडल किए हैं और लगातार करता आ रहा हूँ, लेकिन ये जो लड़की है नेचुरल डेथ से मरी हुई नहीं लग रही है, तो मुझे शक है कि इसका मर्डर हुआ है और शायद उसके साथ रेप भी हुआ है। इतना सुनने के बाद ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। पुलिस ने सोचा कि अगर ये माँ बाप इसकी रिपोर्ट हमें आगे कार्रवाई नहीं करने देंगे तो अगर किसी ने मर्डर भी किया होगा तो वो भी अपराधी खुला घूमता रहेगा और हो सकता है आज इसका मर्डर किया तो कल किसी और का ही मर्डर कर दे, यानी कि हमें कुछ भी करके इस लड़की की लाश अपने कब्जे में लेनी होगी और लेने के बाद हमें इसका पोस्टमार्टम करा के असली वजह जाननी होगी कि इसकी मौत आखिर वाकई में एक मर्डर के तौर पर हुई है, नेचुरल मौत है। तो इसी कारण गंगाराम और शोभा के लाख मना करने के बावजूद भी पुलिस ने नीतू की बॉडी को अपनी गिरफ्त में लिया और उसका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें रेप की बात तो सामने नहीं आई, लेकिन इतना आया कि नीतू का गला घोटकर बहुत देर तक उसे तड़पा कर मारा गया है। तो इस तरीके से ये बात तो क्लियर थी कि इसकी जो मौत है वो नेचुरल मौत नहीं है, कि इंसान को जो ऑटोमेटिकली आती है वो मौत नहीं थी, उसका मर्डर किया गया है। इतना सब जानने के बाद ही अपनी छानबीन तुरंत शुरू कर दी। मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने फिर भी कोई खास जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो उस मकान में गए जिस मकान में नीतू का परिवार यानी कि शोभा और गंगाराम रहते थे, जब उसके मकान मालिक से बात की गई कि हाँ जी जनाब बताओ कि जब नीतू की माँ ने अपनी बेटी नीतू की लाश इस छत पे देखी थी तो चिल्लाने के बाद आप ही सबसे पहले आए थे, तो एक बार वो तो नहीं बता रही है लेकिन आप ही हमें बता दो कि क्या देखा था आपने, कुछ आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा मर्डर के जैसा कुछ भी ऐसा आपको जो अजीब सी चीज लगी हो वो आप एक बार बता दो हमें। तो उसने बताया कि जनाब मैं बस इतना बोल सकता हूँ, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका मर्डर अगर हुआ है तो
किसने किया मुझे नहीं पता ये कसम से, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जब इसका मर्डर हुआ मैंने एक चीज नोटिस करी है कि सिर्फ यहाँ पे नीतू के मम्मी पापा सुबह जब काम पे गए थे तो उसकी मम्मी ही वापिस आई है, इनके परिवार का सदस्य ही वापिस आया है। इसके अलावा इस घर में मैं खुद मौजूद हूँ, मैं जग रहा था, कोई सोया नहीं था। इस घर में कोई और बंदा नहीं आया है सिवाय इनके परिवार वाले के। अब इतनी बात सुनते ही पुलिस वालों को बहुत ज्यादा शक हो गया था नीतू के परिवार वालों से, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही पुलिस वालों को कुछ भी खुल के नहीं बता रहे थे। क्योंकि जब उन्होंने ये बोला कि हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, तो ये भी आप सोच सकते हैं कि एक बेटी मरी है आपकी, आप माता पिता हो, लेकिन आप कार्रवाई क्यों मना कर रहे हो? अरे कार्रवाई में आपको थोड़ी ना भगना है, वो तो भगेगी पुलिस, उनका काम है भगने का, वो भगेगी। लेकिन आप हाँ बोलोगे तो भगेगी ना, आप ना बोल रहे हो तो वो कैसे भगेगी? इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, शक में लेते हुए उनसे फिर दोबारा पूछताछ करी। और जब पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से पूछताछ करी इन दोनों माँ बाप से, यानी कि शोभा से और गंगाराम से, तो जब सख्ती बरती गई पुलिस के द्वारा, तब ये धीरे धीरे करके बताना शुरू करते हैं। यह जो लड़की नीतू थी, इसके पापा की मौत यानी कि शोभा के पहले पति की मौत पहले ही हो चुकी थी। जब इसे गंगाराम और शोभा टिकमगढ़ छोड़ के आए थे तो इसे माँ बाप के जाने के बाद पूरी आजादी मिल गई थी, और इसी आजादी का फायदा उठा के उसने अपनी 6ठी क्लास में एक लड़के से प्यार करना शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने आके जब दादा दादी को बताया तो उन्होंने कहा 13 साल की ही है, क्या ही करेगी, ये सब नॉर्मल हो गया है आज के जमाने में, दोस्ती वोस्ती चल रही होगी, छोटी सी तो वो लड़की है, क्या ही करेगी। ये सब उन्हें नहीं पता था कि आगे चल के कितना खतरनाक होने वाला है। पड़ोसियों के कंप्लेंट करने के बाद जब यह खबर गंगाराम और शोभा को मिली तो उन्होंने इसे इसी वजह से ही शहर भी बुलाया था। पर नीतू में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह सोनीपत आने के बाद भी उसी लड़के से छुप छुप कर मोबाइल से बातें करती रहती थी। बार बार उसकी माँ शोभा ने उसे पकड़ा, डांटा, मारा, यहाँ तक कि प्यार से समझाया, पर वो नहीं मानी। उसके कई मोबाइल पकड़े गए और कई मोबाइल शोभा ने तोड़ दिए। पर हर महीने नीतू एक नया ही मोबाइल लेके आ जाती और उसे अपने शरीर के प्राइवेट जगह पर छुपा कर रखती। माँ बाप के काम पर जाने के बाद घंटों तक वो फोन पे बात करती। जब भी शोभा उसे पकड़ती तो हर बार एक नया लड़का बात करता ही नजर आता फोन पर। कई सारे लड़के से बात करने लगी थी वो। जब शोभा को लगा कि अब हद से ज्यादा बात हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है तो वो यही बात अब उसके पापा यानी कि गंगाराम को बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं इतने महीने से इसे नज़रअंदाज कर रही हूँ कि ये सुधर जाएगी, लेकिन जब पानी बहुत सर से बढ़ा तब जाके मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है। हर एक सेकंड में लड़कों से बात करती रहती है। बहुत सारे मैंने इसके फ़ोन तोड़ दिए, इसे कई बार पकड़ लिया, हर बार कोई नया लड़का मिलता है, फलाना ढिमकाना सब कुछ वो उसे बता देती है गंगाराम को। गंगाराम नीतू को मारता है, डांटता है, प्यार करता है, समझाता भी है कि यह उम्र बेटा इस सब कामों की नहीं है, अपनी ज़िंदगी बनाओ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। पर नीतू उसे और शोभा को करारा जवाब देते हुए बोलती है, जो करना है कर लो, मेरी लाइफ है, मैं चाहे जो भी करूं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और बात कुछ ऐसी भी आ गई कि अब वो बिना डरे यानी कि नीतू बिना डरे, मम्मी हो या पापा हो, गंगाराम हो या शोभा हो, दोनों के सामने ही बड़े चौड़े में बात करती हुई नजर आती। वो बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि वो उल्टा धमकियां देती थी कि अगर ऐसा कुछ मुझे तुमने रोकने या टोकने की या मारने की इस बार कोशिश करी तो ये मेरी लाइफ है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, बाकी आप खुद सोच लो, डराने धमकाने की कोशिश भी मत करना। नीतू को आशिकी का चस्का इतना गंदा लग चुका था कि अब सारी हदें पार, सुबह शाम रात सबके सामने वो हर तरह के लड़कों से बात किया करती थी, बल्कि रात में वो कंबल ओढ़कर बहुत सारी बातें करती थी जिसकी खुसफुसाने की आवाज मम्मी को भी और पापा को भी आती थी। यानी कि सबको पता था अभी भी ये लड़की सोई नहीं है, रात के 2:30, 3, 4 बज रहे हैं, लेकिन ये अभी भी किसी न किसी इंसान से बात कर रही है फोन पे। सोनीपत के पड़ोसी वाले लड़के, स्कूल के लड़के और टिकमगढ़ गांव वाला वो जो बंदा था, उसका जो सबसे पहला बना था 6ठी क्लास में, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो सब, यानी कि बातें भी इनकी क्या होती थी, वही निब्बा निब्बी वाली बातें, वही निब्बा निब्बी वाला रोना, जी हाँ अब तो किसी का मत होना, तू मेरा बाबू मैं तेरी सोना, आज पूरी रात हमें नहीं है सोना। यही सब देखते हुए जैसे कि टिकमगढ़ में दादा दादी को कंप्लेंटें मिल रही थी अड़ोसी पड़ोसी से, सेम इसी तरह सोनीपत में भी नीतू की काफी सारी कंप्लेंटें मिलने लगी थी इसके मम्मी पापा को, यानी कि गंगाराम और शोभा को। और इन्हीं सब बातों के चलते, क्योंकि वो बहुत छोटा परिवार था, कामकाजी लोग थे, राजमिस्त्री उसके पापा थे और हेल्पर उसकी मम्मी थी, मजदूर लोग वो थे, और अपनी
छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत भी जो इनकी इज्जत थी उसको बचाने के चक्कर में उन्होंने बहुत ही गहराई से इस चीज पर सोचना शुरू कर दिया। उसके बाद आती है तारीख 29 अप्रैल 2023 की। सब खाना खाने बैठते हैं और खाना सब खा ही रहे होते हैं कि अचानक से नीतू के पास में रखा फोन, उसकी लाइट जलती है, घंटियां बजने लगती हैं। एक दो बार वो काटती है लेकिन बार बार बजता है। फिर वो फोन साइलेंट पे कर देती है, फोन वाइब्रेशन पे टुर टुर घुन 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 करते करते उसके मम्मी पापा सामने देख रहे होते हैं कि इसका फोन बार बार बज रहा है और वो उसे उसी बात पे बोलने लगते हैं कि भैया कम से कम खाना तो खा ले, मैं तुझे कितना समझाऊं, प्लीज इन सब चीजों को छोड़ दे, मान जा, नहीं है तेरी उम्र, मना कर दे, कौन है ये, क्या है, नहीं आगे काम आएगा, हम खुशी तेरी शादी करा देंगे। लेकिन वो और चौड़े में वो अपने मम्मी पापा को डांटते हुए अपने रूम में जाकर खाना वहीं पे पटकते हुए सो जाती है। सो क्या जाती है, लेट जाती है। लेट के वही अपना कंबल या पतली सी चादर ओढ़ के उसके अंदर मोबाइल में कान पे लगा के या लीड वगैरह जो भी होता है वो सब लगा के गुफ्तगू करना शुरू कर देती है। और जब ये सब देख के कि भाई इतना मुंह पे खाना फेंक के मार के वो गई है, हम इतनी मेहनत से मजदूरी करके कमा के लेके आ रहे हैं, ठीक है, और ये लड़की जो है इतना बदतमीजी के साथ ऐसे उठ के गई है कमरे में, हमने मार लिया, पीट लिया, प्यार से समझा दिया, लेकिन ये लड़की नहीं बाज आ रही है। अब क्योंकि इतनी सारी कंप्लेंटें आने के बावजूद भी टिकमगढ़ से बहुत कंप्लेंटें आ चुकी थी। हालांकि सोनीपत में नए नए शिफ्ट हुए थे, 2-2.5 साल ही हुआ था। यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी के माता पिता भी बहुत इनसे कंप्लेंट कर चुके थे नीतू के बारे में, और स्कूल की पढ़ाई भी कुछ खास उसकी हो नहीं रही थी क्योंकि 4-4 5-5 घंटे ये कह लो कि पूरी पूरी रात फोन पे बात करने की वजह से पढ़ाई में कोई क्या ही ध्यान देगा। तो इतना सब कुछ जब प्रेशर बढ़ा, छोटे भी बच्चे हैं उन्हें भी देखना होता है, कल को उनका भी भविष्य इसी में ना जाए अपनी बड़ी बहन को देख के, उन्होंने एक बहुत ही, जी हाँ, बहुत ही खतरनाक फैसला लिया। इन दोनों पति पत्नियों ने यह फैसला लिया कि क्यों ना अब इस दुनिया से नीतू का नामो निशान मिटा दिया जाए। और यही सोच के जिस कमरे में नीतू बड़े ही चौड़े में लड़ते भिड़ते घुस के फोन पे बात करने चली गई थी और जो अंदर से दरवाजा बंद उन्होंने कर दिया था, इसी कारण अब इन्होंने यानी कि गंगाराम और शोभा ने फटाफट से अपना खाना समाप्त किया, बाहर आके तसल्ली से बात करी, प्लानिंग बनाई। इससे पहले कि नीतू को कोई भी आवाज होता, बड़ी चतुराई के साथ बहुत ही प्यार से दोनों बच्चों को इन्होंने सुला दिया और उसके बाद ये तुरंत दोनों के दोनों नीतू के कमरे की तरफ बढ़े। क्योंकि नीतू ने अंदर से कुंडी लगाई थी, तो जब इन्होंने गेट थोड़ा सा ठोका पीटी करी, जब गेट को हिलाया गया तो वो कुंडी जो थी वो हल्की खिसकते 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 अंदर वाली जो कुंडी ने लगाई थी अपनी तरफ से वो खुल गई। अभी बहुत आराम के साथ अंदर कमरे में घुसे हैं। घुसते ही इन्होंने अपने गेट जो जिसमें घुसे थे उसकी कुंडी बंद करी है और बकायदा दोनों पैर को एक घुटने से दबा के दोनों हाथ गंगाराम ने नीतू के पकड़े हैं। माँ उसकी शोभा उसके ऊपर आके बैठी है और बैठते के साथ ही जब नीतू की आंख खुली वो चौंक गई इन दोनों को देख के, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इतना खतरनाक भयंकर जो सीन होने अब वाला था, शोभा ने तुरंत ही उसका गला दोनों हाथों से पकड़ा, अंगूठे से उसका टेटुआ भींचते हुए, और इतने में ही नीतू ने दम तोड़ दिया था। नीतू मर चुकी थी और मौत होने के बाद उसको बड़े ही तरीके से, बहुत ही ज्यादा तरीके से उठा के सब लोगों की नजरों से बचा के हुए संभालते हुए ऊपर को लेके गया गंगाराम और शोभा। और उसके बाद वहीं जो छत थी वहां पे एक थोड़ा सा सही वाला कोना देख के, और कोना भी उन्होंने वो देखा, भारत में घर हमारे 2-2 1-1 मीटर की दूरी पे होते हैं, बल्कि कुछ की तो छतें बिल्कुल जुड़ी ही होती हैं, 1 इंच का भी फर्क नहीं होता। तो एक मकान जो जुड़ा था उसके साथ और भी मकान जुड़े हुए थे, तो उस जगह पे उन्होंने रख दिया। वो ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि ये जो लड़की है जैसे भी ऊपर आई होगी, वो तो बात की बात है कि किस रीजन से ऊपर आई होगी, लेकिन यहाँ से छत टाप के कोई भी आदमी कूद के यहाँ से आके इसे मार के चला गया है। यह जब कहानी गंगाराम और शोभा ने पुलिस को बताई तो पुलिस भी बहुत ज्यादा चौंक गई और वो ये सोचने लगी कि अब आगे केस को और कैसे बढ़ाया जाए और क्या किया जाए इस केस में। इस चीज पे मुद्दा उठने लगा। तो इसी तरीके से इस केस का अंत होता है। सजाएं दोनों को काफी अच्छी तरीके से मिल जाती हैं। मर्डर करने के दौरान चाहे एक बंदा हो चाहे 2 बंदा हो, और अगर नाबालिग को मारा गया हो, खास तौर से नाबालिग, तो कितने समय की सजा होती है, चाहे बंदा 1 हो 2 हो 5 हो 10 हो, गैंग हो, कुछ भी हो, तो वो आप सर्च कर लीजिएगा, लेकिन मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इतना बोलूँगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से इन्हें सजा हुई। और मैं बस इतना ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताइएगा प्लीज़, मैं आपसे विनती करता हूँ, कमेंट में आके मुझे बताइएगा कि मेरा पर्सनली मानना है कि मेरे को ऐसा लगता है, सिर्फ नीतू की बात नहीं है, मैंने भी बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए बच्चे देखे हैं। मेरा ये मानना है कि उस लड़की को यानी कि नीतू को
बाल सुधार गृह में भी भेजा जा सकता था और उसको काउंसलिंग वगैरह में या फिर किसी भी बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट से या फिर किसी भी ऐसे इंसान से जो कि उसे समझाए कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो ये नहीं है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम अपना खुशी से ड्रीम देखो, कुछ भी इंजॉयमेंट के लिए चीज़ें करो, स्पोर्ट खेलो या कुछ भी करो। तो इस तरीके से वो मतलब सुधार सकते थे। टिकमगढ़ में उसे जो छोड़ दिया इतना लंबे टाइम के लिए और फिर वो खाली थी तो क्या करती, मोबाइल का सहारा उसके पास था तो की उनने आशिकी वगैरह कम उम्र में। तो ये भी उनकी गलती थी कि अपनी नज़रों में ही रखना चाहिए था और ये भी नहीं कि बहुत कंट्रोल में, आज़ादी दे के भी रखना चाहिए था। लेकिन आप मुझे बताइए कमेंट में कि क्या ये सही था, क्या ये सही था कि ऐसे उसे मौत देना। और इसी के साथ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नया चैनल खोलना, आपको बहुत ही प्यार और बहुत ही सपोर्ट चाहिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच।